साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे बुक नंबर 2 के 7वें भाग का तीसरा बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस कहानी का। तीसरा बयान। रात पहर भर से ज़्यादा जा चुकी है। तेज सिंह उसी 2 नंबर वाले कमरे के बाहर सहन में तकिया लगाए सो रहे हैं। चिराग जलाने का कोई सामान यहाँ मौजूद नहीं जिससे रोशनी करते। पास में कोई आदमी नहीं जिससे दिल बहलाते। बाग से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कि कुमारों को छुड़ाने के लिए कोई बंदोबस्त करते। लाचार तरह तरह के तरद्दुदों में पड़े उन पेड़ों पर नज़र दौड़ा रहे थे जो सहन के सामने बहुतायत से लगे हुए थे। यकायक पेड़ों की आड़ में रोशनी मालूम पड़ी। तेज सिंह घबराकर ताज्जुब के साथ उसी तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई आदमी हाथ में चिराग लिए तेज़ी के साथ कदम बढ़ाता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। देखते देखते वह आदमी तेज सिंह के पास आ पहुंचा और चिराग एक तरफ रखकर सामने खड़ा होकर बोला, जय माता की। यह आदमी सिपाहीयाना ठाठ में था। छोटी छोटी स्याह दाढ़ी से इसके चेहरे का ज़्यादा हिस्सा ढका हुआ था। दरमियाना कद और शरीर से हष्ट पुष्ट था। तेज सिंह ने भी ये समझकर कि कोई अय्यार है जवाब में कहा, जय माता की। सिपाही, जो अभी आया है। उस्ताद, तुमने चालाकी तो खूब की थी मगर जल्दी करके काम बिगाड़ दिया। तेज, चालाकी क्या और जल्दी कैसी। सिपाही, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माया रानी के बाग में रूप बदलकर आने वाला अय्यार पागल बने बिना किसी दूसरी रीति से काम चला ही नहीं सकता था, परंतु आपने जल्दी कर दी। 2-4 दिन और पागल बने रहते तो ठीक था। असली बिहारी सिंह की बातों का जवाब आपको देना नहीं पड़ता और इस बाग के तीसरे या चौथे हिस्से का भेद भी आपसे पूछा नहीं जाता। अब तो सभी को मालूम हो गया कि आप असली बिहारी सिंह नहीं बल्कि कोई अय्यार हैं। तेज, सब लोग जो चाहे समझे, मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो। सिपाही, इसलिए कि आपका हाल जानूं और जहाँ तक हो सके आपकी मदद करूं। तेज, मैं अपना हाल सिवाय इसके और क्या कहूँ कि मैं वास्तव में बिहारी सिंह हूँ। सिपाही हंसकर, क्या खूब। अभी तक आपका मिजाज ठिकाने नहीं हुआ, मगर मैं फिर कहता हूँ कि मुझ पर भरोसा कीजिए और अपना ठीक ठीक नाम बताइए। तेज, जब तुम ये समझते हो कि मैं अय्यार हूँ तो क्या ये नहीं जानते कि अय्यार लोग किसी ऐसे बतौलिए पर जैसे कि आप हैं यकायक कैसे भरोसा कर सकते हैं। सिपाही, हाँ, आपका कहना ठीक है। अय्यारों को यकायक किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, मगर मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि आपको झक मार कर मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तेज ताज्जुब से, वह ऐसी कौन सी अनोखी चीज़ तुम्हारे पास है जिसमें इतना बड़ा असर है कि मुझे झक मार कर तुम पर भरोसा करना पड़ेगा। सिपाही, नेमची रिक्त ग्रंथ। नेमची रिक्त ग्रंथ, इस शब्द में न मालूम कैसा असर था कि सुनते ही तेज सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। सिर नीचा कर लिया और न जाने क्या सोचने लगे। थोड़ी देर तक तो ऐसा मालूम था कि वह तेज सिंह नहीं है बल्कि पत्थर की कोई मूरत है। आखिर वे एक लंबी सांस लेकर उठ खड़े हुए और सिपाही का हाथ पकड़ कर के बोले, अब कहो, तुम्हें मैं अपने साथियों में से कोई समझूं या अपना पक्का दुश्मन जानूं। सिपाही, दोनों में से कोई भी नहीं। तेज, यह और भी ताज्जुब की बात है। कुछ सोचकर, हाँ ठीक है, यदि तुम चोर होते तो इतनी दिलावरी के साथ मुझसे बात नहीं करते बल्कि मेरे सामने ही नहीं आते। लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि तुम कौन हो। क्या रिक्त ग्रंथ तुम्हारे पास है। सिपाही, जी नहीं। यदि वह मेरे पास होता तो अब तक राजा बीरेंद्र सिंह के पास पहुंच गया होता। तेज, फिर ये सब तुमने कहाँ से सुना। सिपाही, ये वही शब्द है जिसे आप लोग समय पड़ने पर आपस में कहकर इस बात का परिचय देते हैं कि हम राजा बीरेंद्र सिंह के दिली दोस्तों में से कोई है। तेज, हाँ बेशक यह वही शब्द है। तो क्या तुम राजा बीरेंद्र सिंह के दिली दोस्तों में से कोई हो। सिपाही, नहीं, हाँ होंगे। तेज चिढ़कर, तुम अजब मस्करे हो जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो। सिपाही हंसकर, क्या उस शब्द के कहने पर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। तेज मुँह बनाकर और बात पर जोर देकर, हाय हाय, कह तो दिया कि भरोसा किया, भरोसा किया, भरोसा किया, झक मारा और भरोसा किया। अब भी कुछ कहोगे या नहीं, अपना नाम बताओगे या नहीं।
ये नेमची रिक्त ग्रंथ ये अय्यारी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है खून से लिखी किताब का घर। सिपाही, अच्छा तो आप ही पहले अपना परिचय दीजिए। तेज, मैं तेज सिंह हूँ, बस हुआ। अब भी तुम अपना कुछ परिचय दोगे या नहीं? सिपाही, हाँ हाँ, अब मैं अपना परिचय दूंगा, मगर पहले एक बात का जवाब और दीजिए। तेज, अभी एक आँच की कसर रह गई। अच्छा पूछिए। सिपाही, यदि कोई ऐसा आदमी आपके सामने आए जो आपसे मोहब्बत रखे, आपके काम में दिलो जान से मदद दे, आपकी भलाई के लिए जान तक देने को तैयार रहे, मगर उसके बाप दादा या चाचा चाची या चाचा भाई इत्यादि में से कोई आदमी आपके साथ पूरी दुश्मनी कर चुका हो, तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? तेज, जो मेरे साथ नेकी करेगा उसके साथ मैं दोस्ती का बर्ताव करूँगा, चाहे उसके बाप दादे मेरे साथ पूरी दुश्मनी क्यों न कर चुके हों। सिपाही, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा तो फिर सुनिए, मेरा नाम नानक है और मकान काशी जी। तेज, नानक? सिपाही, जी हाँ, और मेरा किस्सा बहुत ही अनूठा और आश्चर्यजनक है। तेज, मैंने ये नाम कहीं सुना है, मगर याद नहीं पड़ता कि कब और क्यों सुना। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा हाल आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। मेरी तबीयत घबरा रही है, जहाँ तक जल्दी हो सके अपना ठीक ठीक हाल कहो। नानक, दिल लगाकर सुनिए, मैं कहता हूँ, यद्यपि उस काम में देर हो जाएगी जिसके लिए मैं आया हूँ, यद्यपि मेरा किस्सा सुनकर आप अपना काम बहुत आसानी से निकाल सकेंगे और यहाँ की बहुत सी बातें भी आपको मालूम हो जाएगी। नानक का किस्सा। लड़कपन में बड़े चैन से गुजरती थी। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी न थी। खाने के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें, पहनने के लिए एक से एक बढ़ के कपड़े और वे सब चीज़ें मुझे मिला करती जिनकी मुझे ज़रूरत होती या जिनके लिए मैं जिद किया करता। माँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और बाप से कम, क्योंकि मेरा बाप किसी दूसरे शहर में किसी राजा के यहाँ नौकर था। चौथे पाँचवें महीने और कभी कभी साल भर पीछे घर में आता और 10-5 दिन रहकर चला जाता था। उसका पूरा हाल आगे चलकर आपको मालूम होगा। मेरा बाप मेरी माँ को बहुत चाहता था और जब घर आता तो बहुत सा रुपया और अच्छी अच्छी चीज़ें उसे दे जाया करता था और इसलिए हम लोग अमीरी ठाट के साथ अपना दिन बिताते थे। मैं जिस बुढ़ी दाई की गोद में खेला करता था वह बहुत ही नेक थी और उसकी बहन एक जमींदार के यहाँ, जिसका घर मेरे पड़ोस में था, रहती और उसकी लड़की को खिलाया करती थी। मेरी दाई कभी मुझे लेकर उस जमींदार के घर जा बैठा करती और कभी उसकी बहन उस लड़की को लेकर, जिसके खिलाने पर वह नौकर थी, मेरे घर आ बैठा करती। इसलिए मेरा और उस लड़की का रोज़ साथ रहता तथा धीरे धीरे हम दोनों में मोहब्बत दिन रात बढ़ने लगी। उस लड़की का नाम, जो मुझसे उम्र में 2 वर्ष कम थी, राम भोली था और मेरा नाम नानक, मगर घर वाले मुझे ननकू कह कर के पुकारा करते थे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी मगर जन्म की गूंगी बहरी थी। तथापि हम दोनों की मोहब्बत का ये हाल था कि उसे देखे बिना मुझे और मुझे देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता। गुरु के पास बैठकर पढ़ना मुझे बहुत बुरा मालूम होता और उस लड़की से मिलने के लिए तरह तरह के बहाने करने पड़ते। धीरे धीरे मेरी उम्र 10 वर्ष की हुई और मैं अपने पराये को अच्छी तरह समझने लगा। मेरे पिता का नाम रघुवर सिंह था। बहुत दिनों पर उसका घर आया करना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ और मैं अपनी माँ से उसका हाल खोद खोद के पूछने लगा। मालूम हुआ कि वह अपना हाल बहुत छिपाता है, यहाँ तक कि मेरी माँ भी उसका पूरा हाल नहीं जानती। तथापि ये मालूम हो गया कि मेरा बाप अय्यार है और किसी राजा के यहाँ नौकर है। यह भी सुना कि वहाँ मेरी एक सौतेली माँ भी रहती है, जिससे एक लड़का और एक लड़की भी है। मेरा बाप जब आता तो महीने 2 महीने या कभी कभी केवल 8 ही 10 दिन रहकर चला जाता और जितने दिन रहता मुझे अय्यारी सिखाने में विशेष ध्यान देता। मुझे भी पढ़ने लिखने से ज़्यादा खुशी अय्यारी सीखने में होती, क्योंकि राम भोली से मिलने तथा अपना मतलब निकालने के लिए अय्यारी बड़ा काम देती थी। धीरे धीरे लड़कपन का ज़माना बहुत कुछ निकल गया और वे दिन आ गए जब लड़कपन नौजवानी के साथ उधम मचाने लगा और मैं अपने को नौजवान और अय्यार समझने लगा। एक रात मैं अपने घर में नीचे के खंड में कमरे के अंदर चारपाई पर लेटा हुआ राम भोली के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहा था। इसकी चपेट में नींद हराम हो गई थी। दीवार के साथ लटकती हुई तस्वीरों की तरफ टकटकी बांधकर देख रहा था। यकायक ऊपर की छत पर धमधमाहट की आवाज़ आने लगी। मैं ये सोचकर निश्चिंत हो रहा
कि शायद कोई लौंडी ज़रूर काम के लिए उठी होगी। उसी के पैरों की धमधमाहट मालूम होती है। मगर थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम हुआ कि सीढ़ियों की राह कोई आदमी नीचे उतरा चला आता है। पैर की आवाज़ भारी थी, जिससे मालूम हुआ कि यह कोई मर्द है। मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि इस समय मर्द इस मकान में कहाँ से आया, क्योंकि मेरा बाप घर में न था। उसे नौकरी पर गए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मैं आहट लेने और कमरे से बाहर निकलकर देखने की नीयत से उठ बैठा। चारपाई की चरमराहट और मेरे उठने की आहट पाकर यह आदमी फुर्ती से उतरकर चौक में पहुंचा, और जब तक मैं कमरे के बाहर होकर उसे देखूं, तब तक वह सदर दरवाज़ा खोलकर मकान के बाहर निकल गया। मैं हाथ में खंजर लिए हुए मकान के बाहर निकला और उस आदमी को जाते हुए देखा। उस समय मेरे नौकर और सिपाही जो दरवाजे पर रहा करते थे बिल्कुल गाफिल सो रहे थे, मगर मैं उन्हें सचेत करके उस आदमी के पीछे रवाना हुआ। मैं नहीं कह सकता कि उस आदमी को, जो शाय कपड़ा ओढ़े मेरे घर से निकला था, यह खबर थी या नहीं कि मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि वह बड़ी बेफिक्री से कदम बढ़ाता हुआ मैदान की तरफ जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे यह भी मालूम हुआ कि यह आदमी अपनी पीठ पर एक गठरी लादे हुए है, जो एक शाय कपड़े के अंदर है। अब मुझे विश्वास हो गया कि यह चोर है और इसने ज़रूर मेरे यहाँ चोरी की है। जी में तो आया कि गुल मचाऊं, जिसमें बहुत से आदमी इकट्ठे होकर उसे गिरफ्तार कर लें, मगर कई बातें सोचकर चुप ही रहा और उसके पीछे पीछे जाना ही उचित समझा। घंटे भर तक बराबर मैं उस आदमी के पीछे पीछे चला गया, यहाँ तक कि वह शहर के बाहर मैदान में एक ऐसी जगह जा पहुँचा जहाँ इमली के बड़े बड़े पेड़ इतने ज़्यादा लगे हुए थे कि उनके सबब से मामूली से विशेष अंधकार हो रहा था। जब मैं उन घने पेड़ों के बीच पहुंचा तो मालूम हुआ कि यहाँ लगभग 10-12 आदमी और भी है, जो एक समाधि के बगल में बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वह आदमी उसी जगह पहुंचा और उन लोगों में से 2 ने बढ़कर पूछा, कहो अब की दफ़े किसे लाए? इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, नानक की माँ को। आप ख्याल कर सकते हैं कि इस शब्द को सुनकर मेरे दिल पर कैसी चोट लगी होगी। अब तक मैं यही समझ रहा था कि वह चोर मेरे यहाँ से माल असबाब चुरा कर लाया है, जिसकी मुझे विशेष परवाह नहीं थी, और मैं उसका पूरा हाल जानने की नीयत से चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया। मगर जब ये मालूम हुआ कि वह कमबख्त मेरी माँ को चुरा लाया है, तो मुझे बड़ा ही रंज हुआ और मैं इस बात पर अफसोस करने लगा कि उसे यहाँ तक आने का मौका क्यों दिया, क्योंकि अब इस समय यहाँ मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अगर गला फाड़कर चिल्लाता तो भी मेरी आवाज़ किसी के कान तक नहीं पहुँचती। इसके अतिरिक्त वे लोग गिनती में भी ज़्यादा थे, किसी तरह उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लाचार उस समय बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को संभाला और चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़े रहकर उन लोगों की कार्रवाई देखने और ये सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वह समाधि जो औंधी हांडी की तरह थी, बहुत बड़ी तथा मजबूत बनी हुई थी, और मुझे उसी समय ये भी मालूम हो गया कि उसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता भी है, क्योंकि मेरे देखते देखते वे सबके सब उसी समाधि के अंदर घुस गए और जब तक मैं रहा बाहर न निकले। घंटे भर तक राह देखकर मैं उस समाधि के पास गया और उसके चारों तरफ घूम घूम कर अच्छी तरह देखने लगा, मगर कोई दरवाज़ा या छेद ऐसा न दिखाई दिया जिस राह से कोई उसके अंदर जा सकता, और न मैंने उस जगह कोई दरवाजे का निशान ही पाया। मैं उस समाधि को अच्छी तरह जानता था, उसके बारे में कभी कोई बुरा ख्याल किसी के दिल में नहीं हुआ होगा। देहाती लोग वहाँ तरह तरह की मन्नतें मानते और प्राय पूजा करने के लिए आया करते थे, परंतु मुझे आज मालूम हुआ कि वह वास्तव में समाधि नहीं बल्कि खूनियों का अड्डा है। मैंने बहुत सिर पीटा मगर कुछ काम नहीं निकला। लाचार ये सोचकर घर की तरफ लौटा कि पहले लोगों को इस मामले की खबर करूं और इसके बाद आदमियों को साथ लेकर इस समाधि को खुदवा अपनी माँ और बदमाशों का पता लगाऊं। रात बहुत थोड़ी रह गई थी जब मैं घर पहुंचा। मैं चाहता था कि अपनी परेशानी का हाल नौकरों से कहूं, मगर वहाँ तो मामला ही दूसरा था। वह बूढ़ी दाई जिसने मुझे गोद में खिलाया था और अब बहुत ही बूढ़ी और कमज़ोर हो रही थी, इस समय दरवाजे पर बैठी नौकरों पर खपा हो रही थी और कह रही थी कि आधी रात के समय तुमने लड़के को अकेले क्यों जाने दिया? तुम लोगों में से कोई आदमी उसके साथ क्यों ले गया? इतने ही में मुझे देख नौकरों ने कहा, लो ननकू बाबू आ गए, खपा क्यों होती हो? मैंने पास जाकर कहा, क्या है जो हो हल्ला मचा रही हो? दाई, हैं क्या? चुपचाप न जाने कहाँ चले गए, न किसी से कुछ कहा न सुना। तुम्हारी माँ बेचारी रो रो कर जान दे रही है।
ऐसा जाना किस काम का कि एक आदमी भी साथ में ले गए। जाके अपनी माँ का हाल तो देखो। मैं, माँ कहाँ है? दाई, घर में है। और कहाँ है? तुम जाओ तो सही। दाई की बात सुनकर मैं बड़ी हैरानी में पड़ गया। वहाँ उस चोर अय्यार की जुबानी जो कुछ सुना था उससे तो साफ मालूम हुआ था कि वह मेरी माँ को गिरफ्तार करके ले गया है, मगर घर पहुँचकर सुनता हूँ कि माँ यहाँ मौजूद है। खैर, मैंने अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहा और चुपचाप मकान के अंदर उस कमरे में पहुँचा जिसमें मेरी माँ रहती थी। देखो कि वह चारपाई पर पड़ी रो रही है। उसका सिर फटा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है। एक लौंडी हाथ में कपड़ा लिए खून पहुँच रही है। मैंने घबरा करके पूछा, ये क्या हाल है? सिर कैसे फट गया? मैंने जब सुना कि तुम घर में नहीं हो तो तुम्हें ढूंढने के लिए घबरा कर नीचे उतरी, अकस्मात सीढ़ी पर गिर पड़ी। तुम कहाँ गए थे? मैं, हाँ, घर में से एक चोर को कुछ असबाब लेकर बाहर जाते देख मैं उसके पीछे पीछे चला गया था। माँ, कुछ घबरा कर, क्या यहाँ से किसी चोर को बाहर जाते देखा था? मैं, हाँ, कहा तो कि उसी के पीछे पीछे मैं गया था। माँ, तुम उसके पीछे पीछे कहाँ तक गए? क्या उसका घर देखा है? मैं, नहीं, थोड़ी दूर जाने के बाद गलियों में घूम फिर कर नहीं मालूम वह कहाँ गायब हो गया। मैंने बहुत ढूंढा मगर पता नहीं चला। आखिर लाचार होकर लौट आया। लौंडी की तरफ देखकर, कुछ मालूम हुआ घर में से क्या चीज़ चोरी हो गई है? लौंडी ताज्जुब में आकर और चारों तरफ देखकर, यहाँ से तो कोई चीज़ चोरी नहीं गई। ये जवाब सुन मैं चुपचाप नीचे उतर आया और घर में चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। जिस घर में खजाना रहता था उसमें भी ताला बंद पाया और कई कीमती चीज़ें जो मामूली तौर पर भंडेरियों और खुली अलमारियों में पड़ी रहा करती थी ज्यों की त्यों मौजूद पाई। लाचार मैं अपनी चारपाई पर जाकर लेट गया और तरह तरह की बातें सोचने लगा। उस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफ़ेदी घर में घुसकर कह रही थी कि अब थोड़ी ही देर में सूर्य भगवान निकला चाहते हैं। इस बात को कई महीने बीत गए। मैंने अपने दिल का हाल और वे बातें जो देखी सुनी थी किसी से नहीं कही। हाँ, छिपे छिपे तहकीकात करता रहा कि असल मामला क्या है। चाल चलन, बातचीत और मोहब्बत की तरफ ध्यान देने से मुझे निश्चय हो गया कि मेरी माँ जो घर में है वह असल में मेरी माँ नहीं है बल्कि कोई अय्यारा है। मैं छिपे छिपे अपनी माँ की खोज करने लगा और इस विषय पर ध्यान देने लगा कि वह अय्यारा घर में मेरी माँ बनकर क्यों रहती है और उसकी नीयत क्या है। इसके अलावा मैं अपनी जान की हिफाजत भी अच्छी तरह करने लगा। इस बीच में राम भोली ने मुझसे मोहब्बत ज़्यादा बढ़ा दी। यद्यपि उसकी चाल चलन में भी मुझे कुछ फ़र्क मालूम होता था, परंतु मोहब्बत ने मुझे अंधा बना रखा था और मैं उसका पूरा आशिक बन गया था। एक पढ़ी लिखी बुद्धिमान नौजवान औरत ने जिम्मा लिया हुआ था कि यद्यपि राम भोली गूंगी और बेरी है, परंतु वह उसे इशारे में ही समझा बुझाकर पढ़ना लिखाना सिखा देगी। और वास्तव में उस औरत ने बड़ी चालाकी से राम भोली को पढ़ना लिखना सिखा दिया। उसी औरत के हाथ राम भोली की लिखी चिट्ठी मेरे पास आती और मैं उसी के हाथ जवाब भेजा करता था। ऊपर कही वारदात के कुछ दिन बाद ही जो चिट्ठियाँ राम भोली की मेरे पास आने लगी उनके अक्षरों का ढंग और गठन कुछ निराले ही तौर का था, परंतु मैंने उस समय उस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। अब ऊपर वाले मामले को 6 महीने से ज़्यादा गुजर गए। इस बीच में मेरा बाप कई दफ़े घर आया और थोड़े थोड़े दिन रहकर चला गया। घर की बातों में सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा कि मेरा बाप मेरी माँ से मोहब्बत ज़्यादा करने लगा, मगर मेरी नकली माँ तरह तरह की बेढब फरमाइशों से उसे तंग करने लगी। एक दिन जब मेरा बाप घर में ही था, आधी रात के समय मेरे बाप और मेरी माँ में कुछ खटपट होने लगी। उस समय मैं जागता था। मेरे जी में आया कि किसी तरह इस झगड़े का सबब मालूम करना चाहिए। आखिर ऐसा ही किया। मैं चुपके से उठा और धीरे धीरे उस कमरे के पास गया जिसके अंदर वे दोनों जली कटी बातें कर रहे थे। उस कमरे में 3 दरवाजे थे, जिनमें से एक खुला हुआ था मगर उसके आगे पर्दा गिरा हुआ था और 2 दरवाजे बंद थे। मैं एक बंद दरवाजे के आगे जाकर जो खुले दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ था लेट रहा और उन दोनों की बातें सुनने लगा। जो कुछ मैंने सुना उसे ठीक ठीक बयान करता हूँ। माँ, जब तुम्हें मेरा विश्वास नहीं तो किस मुँह से कहते हो कि मैंने तेरे लिए यह किया और वह किया? बाप, बेशक मैंने तेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली और जन्म भर के लिए अपने नाम पर धब्बा लगाया, और अब तू चाहती है कि मैं न मरने लायक रहूं और न जीते रहकर किसी को मुँह दिखा सकूं। माँ, अपने मुँह से तुम जो चाहे कहो, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती जो तुम कहते हो। क्या मैं वह किताब खा जाऊंगी या किसी दूसरे को दे दूंगी? जाओ, अपनी किताब ले जाओ और अपनी चहेती बेगम को नज़र कर दो। बाप, मेरी वह जोरू
जिसे तुम ताना देकर बेगम कहती हो, तुम्हारी जैसी जिद्दी नहीं। उसने मुझे राजा बीरेंद्र सिंह के यहाँ चोरी करने के लिए नहीं कहा और न वह तिलिस्म का तमाशा ही देखना चाहती है। माँ, उसको इतना दिमाग ही नहीं, कंगाल की लड़की का हौसला ही कितना। बाप, हाँ बेशक, उसका इतना बड़ा हौसला नहीं कि मेरी जान की ग्राहक बन बैठे। इसके बाद थोड़ी सी बातें बहुत ही धीरे धीरे हुई, जिन्हें मैं अच्छी तरह सुन नहीं सका। अंत में मेरा बाप इतना कहकर चुप हो गया, खैर फिर जो कुछ भाग्य में बधा है वह भोगूंगा। लो, यह खूनी किताब तुम्हारे हवाले करता हूँ। 5 रोज़ में लौट के आऊँगा तो तिलिस्म का तमाशा दिखा दूँगा और फिर ये किताब राजा बीरेंद्र सिंह के यहाँ किसी ढंग से पहुँचा दूँगा। मैं सोचकर कि अब मेरा बाप बाहर निकलना ही चाहता है, उठ खड़ा हुआ और चुपचाप नीचे उतर अपने कमरे में चला आया। मगर मेरे दिल की अजब हालत थी। मैं खूब जानता था कि वह मेरी माँ नहीं है और अब तो मालूम हो गया कि उस कमबख्त के फेर में पड़कर मेरा बाप अपने ऊपर कोई आफत लाना चाहता है। इसलिए ये सोचने लगा कि किसी तरह अपने बाप को इसके फरेब से बचाना और अपनी असली माँ का पता लगाना चाहिए। 2 घंटे बीत गए मगर मेरा बाप नीचे न उतरा। मेरी चिंता और भी बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि शायद फिर कुछ खटपट होने लगी। आखिर मुझसे रहा न गया। मैंने अपने कमरे के बाहर निकल के बाप को आवाज़ दी। आवाज़ सुनते ही वे मेरे पास चले आए और धीरे से बोली, क्यों बेटा, क्या है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मगर कुछ छिप कर। बाप, कहो। यहाँ ऐसा कोई भी सुनने वाला नहीं है, ऐसा ही डर है तो ऊपर चले चलो। मैं धीरे से, नहीं, मैं उस दुष्टा के सामने कुछ भी कहना नहीं चाहता जिसे आप मेरी माँ समझते हैं। बाप ताज्जुब में आकर, क्या वह तुम्हारी माँ नहीं है? मैं, नहीं। बाप, आज क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या उसने तुम्हें कुछ तकलीफ़ दी है? मैं, आप इस जगह मुझसे कुछ भी नहीं पूछिए। निराले में जब मेरी बात सुनिएगा तो असल भेद मालूम हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरे बाप ने घबरा कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मकान के अपने खास बैठक में ले जाकर दरवाज़ा बंद करने के बाद पूछा, कहो क्या बात है? मैंने वे कुल बातें जो देखी सुनी थी और जो ऊपर बयान कर चुका हूँ कह सुनाई, जिनके सुनते ही मेरे बाप की अजब हालत हो गई। चेहरे पर उदासी और तरद्दुद की निशानी मालूम होने लगी। थोड़ी देर तक चुप रहने और कुछ गौर करने के बाद बोले, बेशक धोखा हो गया। अब जो गौर करता हूँ तो इस कमबख्त की बातचीत और चाल चलन में बेशक बहुत कुछ फ़र्क पाता हूँ। मगर अफसोस, तुमने इतने दिनों तक न मालूम क्या समझकर यह बात छिपा रखी और अपनी माँ की तरफ से भी गाफिल रहे। न जाने वह बेचारी जीती भी है या इस दुनिया से ही उठ गई। मैं, ज़रा सा गौर करने पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस बात को इतने दिनों तक मैं क्यों छिपाए रहा। माँ की तरफ से भी गाफिल नहीं रहा, जहाँ तक हो सका पता लगाने के लिए परेशान हुआ, मगर अभी तक कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। तथापि मुझे विश्वास है कि वह इस दुनिया में जीती जागती मौजूद है। बाप, तुम्हारा ख्याल ठीक है। इसका सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि एक अय्यारा उसकी सूरत बनकर अपना काम निकालना चाहती है और इस घर में अभी तक मौजूद है। जब तक इसका काम नहीं निकलेगा बेशक उसकी जान बची रहेगी। मगर अफसोस, मैंने बड़ा धोखा खाया और अपने को किसी लायक नहीं रखा। अच्छा ये कहो कि इस समय तुम्हें क्या सूझी जो ये सब कहने के लिए तैयार हो गए?